नमस्कार दोस्तों। देखिए, मेरा नाम आनंद शर्मा है और हम आज लोग हाई स्कूल के एक मॉडल पेपर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है तो इसलिए मॉडल पेपर्स करना थोड़ा बेटर रहेगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, कि आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है। ठीक है। और अभी हम लोग पहला मॉडल पेपर कर रहे हैं और ये मॉडल पेपर वो है जो गवर्नमेंट ने एज ए मॉडल पेपर के रूप में दिया है, तो हम उसका सोल्यूशन आज देखेंगे। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा अब लगातार आपके सॉल्यूशंस आएंगे मैथ्स के पेपर के। ठीक है। चलिए, आप लोग आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो आए आप लोग उनको देख पाएँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सोल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे वहाँ पे एग्जाम में। ठीक है। 70 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहेगा, ये 70 मार्क्स का टोटल। और इसमें आपका समय आपको पता ही है, 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, 15 मिनट पढ़ने के लिए रहेंगे आपके। ठीक है। और 2 पार्ट मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर में। पहला पार्ट मिलेगा जिसमें आपको विकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे, बहुविकल्पीय। ठीक, जिसमें 20 अंक के 20 बहुविकल्प मिलेंगे आपको। ठीक है, जिनके उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देने हैं। और आपने ओएमआर शीट की प्रैक्टिस की होगी जब आपने अपने कॉलेज में एग्ज़ाम दिए होंगे, चाहे प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, तो उसमें इवन 9th क्लास से ही आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है ओएमआर शीट पे फिलअप करने की। ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ओएमआर शीट पे आपको एक बार जैसे ही आप लोग श्योर हैं कम्प्लीटली कि मुझे ये आंसर है इस क्वेश्चन का, तो वही आंसर आपको मार्क करना है। ठीक है। अगर आप उस पर वाइटनर वगैरह इरेजर यूज़ करेंगे तो उसका नंबर आपका काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, वो अनकाउंटेड नंबर रह जाएगा। और उसके बाद सेकंड पार्ट मिलेगा आपको, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके सॉल्यूशंस आपको कंप्लीटली सोल्व करके देना है। ठीक है, वो विकल्प वाले नहीं मिलेंगे। चलिए, आपका 20 मार्क्स का आएगा फर्स्ट पार्ट और उसके बाद फिर 50 मार्क्स का आएगा सेकंड पार्ट, तो ओवरऑल पेपर होएगा आपका 70 मार्क्स का। और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल प्रैक्टिकल होता है, तो ओवरऑल आपके 100 में से मार्क्स मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो टोटल 600 में से आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है। चलिए, हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला हम लोग मॉडल पेपर सोल्व करते हैं। देखिए, फिलहाल विकल्प वाला ही पार्ट हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको। दो संख्याओं का एलसीएम आपको 60 गिवन है और उन्हीं का एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है आपका लेसेप है, हिंदी में जो पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ का मतलब होता है मैसेप है, यानी कि महत्तम समापवर्तीय है। ठीक है। तो आपको दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा, एक संख्या 12 दे रखी है, दूसरी संख्या आपसे पूछी है। देखिए, ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि अगर मान के चलिए कि ए और बी आपकी दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम एलसीएम है और उनका एचसीएफ एचसीएफ है, तो उनके बीच रिलेशन ये रहता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो यहाँ पे अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, पहली संख्या 12 दे रखी है, मान लो इसको ए है, और दूसरी संख्या आपको गिवन निकालनी है तो उसको मैंने बी मान लिया है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 12 आ गई और सेकंड वाली नंबर्स को मैंने बी मान लिया है। बराबर एलसीएम दे रखा है आपको 60 और एचसीएफ दे रखा है आपको 3। तो यहाँ से जब बी का मान आप निकालेंगे दैट विल बी 60 × 3 अपॉन में 12 हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए। 60 आप देख लीजिए, 12 के 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 3 जा 15, यानी कि सेकंड नंबर से आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये है आपका इसका कॉन्सेप्ट याद रखना इसका। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर भी। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, वो संख्या आपकी 0 के बराबर नहीं है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। मतलब आपको ये बताना है कि इन दोनों संख्याओं का एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, अगर इनकी गुणा करेंगे तो क्या नंबर आएगा। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या की अगर आप गुणनफल करोगे तो अपरिमेय संख्या आपको पता होंगी, जैसे आपके हाई स्कूल के लेवल पे हैं क्वेश्चंस आपके, लगभग लगभग इसी तरीके की आपको अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी, जहाँ पे p आपका कोई भी अभाज्य संख्या है यहाँ पे, यानी कि इस तरीके से 1/√2, 2/√2, इस तरीके की 2/√3, इस तरीके की संख्याएं मिलेंगी आपको। तो इसका कॉन्सेप्ट ये याद रखना आपको कि अगर किसी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या की, यानी कि नॉन जीरो परिमेय संख्या की आप गुणनफल करोगे तो वो हमेशा हमेशा आपका एक अपरिमेय संख्या ही बनेगी। यानी कि परिमेय गुणा अपरिमेय अगर आप लोग करेंगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या बनेगी। ठीक है।
और एक बात ध्यान रखना कि अगर आप दो अपरिमेय संख्या की गुणा करोगे, अपरिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या, तो ये थोड़ा सा स्पेशल याद रखना है कि इनका जब आप गुणनफल करोगे तो ये गुणनफल जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय हो। ये गुणनफल आपका परिमेय संख्या भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है आपका, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी सेम नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, मान के चलो इसकी मल्टीप्लाई 2√2 की 2√2 में कर दी, तो 2 की मल्टीप्लाई तो 1 में होगी तो वो 2 आ गया, और √2 के √2 में करोगे तो 2 आ जाएगा, तो नंबर आ जाएगा 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना कि अगर आप डिफरेंट यानी कि अलग अलग अपरिमेय संख्या की गुणा करोगे तो वो हमेशा अपरिमेय ही आएगा, लेकिन अगर सेम परिमेय संख्या की गुणा करोगे तो आपका वो नंबर परिमेय आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय की गुणा करोगे तो वो हमेशा आपका एक अपरिमेय संख्या ही आएगा, चाहे गुणा करिए चाहे जोड़िए चाहे कुछ भी करिए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सदैव अपरिमेय आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा इसका सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है ये। नेक्स्ट वाले में आपसे बोला हुआ है यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको एक रेखा युग्म दे रखा है, ठीक है। ये पहली समीकरण है, दूसरी समीकरण है, इसके हल पूछ रहा है आपसे। यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि आपको लीनियर इक्वेशंस रेखिक समीकरण दे रखी है, इनके सॉल्यूशंस बताने हैं। तो आपको याद होगा कॉन्सेप्ट कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहली लाइन, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये अगर आपकी दूसरी लाइन है, तो इनके लिए आप लोगों को याद होगा कि हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 काउंट करते हैं। तो हमारे यहाँ से तीन केस बनते हैं। यदि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है, मतलब a1 का मतलब x का कोगुणांक पहली समीकरण में, b1 का मतलब y का और c1 का मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ध्यान रखना प्लस का है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप है ये। अगर ये बराबर नहीं है तो सॉल्यूशंस आपके यूनिक होते हैं, यानी कि केवल एक ही सॉल्यूशन आपको मिलता है। अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर हो जाता है, उसके बाद फिर c1 c2 पे चलते हैं हम लोग, तो दो केस बनेंगे वहाँ से भी। एक केस में तो c1/c2 के बराबर नहीं होगा, और दूसरे केस में c1/c2 के बराबर भी ये हो जाएगा। तो जिस केस में c1/c2 के बराबर नहीं होगा, उस केस में रेखाएं जो हैं हमारी समांतर रहेंगी, और समांतर वाले केस में जब रेखाएं आपकी समांतर रहती हैं तो वो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो आपको कोई भी हल नहीं मिलेगा यहाँ पे। और अगर ये तीसरा वाला केस है जिसमें तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, उस केस में रेखा एक रेखा दूसरे के ऊपर ही आ जाती है, यानी कि रेखा हो जाती है आपकी संपाती। और संपाती के केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाते हैं, यानी कि हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उस केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, अनंत हल। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है इसका। अब इस क्वेश्चन के अनुसार देखिए, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे a1 का मान तो 1 हो गया आपका, b1 का मान आपका 2 हो गया, और c1 का मान -5 हो गया। ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे प्लस के हैं। और सेकंड समीकरण से a2 का मान 4 हो गया, b2 का मान आपका 8 हो गया, और c2 का मान आपका -20 हो गया। तो जब आप लोग करेंगे यहाँ पे, जब a1/a2 निकालेंगे तो a1/a2 1/4 आएगा, b1/b2 निकालेंगे वो 2/8, यानी कि वो भी 1/4 हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब आप c1/c2 निकालेंगे वो -5/-20 होगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी कितना आ गया आपका 1/4 दिख रहा होगा आपको, तीनों बराबर हैं, यानी कि ये वाला केस बन गया। और इस वाले केस में सॉल्यूशंस कितने होते हैं आपके, अपरिमित, यानी कि अनंत सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, यानी कि सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपको यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा समझ लेना, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आता है, हमेशा ही आएगा, इस बार भी बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमसे, ये एलसीएम एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे संख्याओं के बारे में, एक संख्या के बारे में बात कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचे। यानी कि आपको एक सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे आप 70 को डिवाइड करोगे और 125 को डिवाइड करोगे। 70 को डिवाइड करोगे तो 5 शेषफल आएगा, 125 को डिवाइड करोगे तो 8 शेषफल आएगा। देखिए अब इसको थोड़ा ध्यान से, और वो भी बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब आपने HCF की, यानी कि जब आप मैथ ऑफ ए की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो मैथ ऑफ ए जो होता है वही बड़ी से बड़ी संख्या होती है आपकी, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो कि मान के चलिए ए और बी के मैं की बात कर रहा हूँ, जो कि ए व बी को
विभाजित करेगी, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित करेगी उस नंबर को। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक नंबर में 12 ले रहा हूँ, दूसरे नंबर में 18 ले रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, दो ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 3 भी ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। उसके बाद 6 भी ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। लेकिन 6 से बड़ा आपको कोई और नंबर नहीं मिलेगा जो इनको डिवाइड करेगा, यानी कि सबसे बड़ा जिनको इनको जो इन दोनों संख्या को डिवाइड कर रहा है वो 6 ही है आपका। तो 6 ही आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, मैसेप है। तो ये मैसेप है का कॉन्सेप्ट होता है आपका कि सबसे बड़ी संख्या जो कि दोनों संख्याओं को एक साथ डिवाइड करेगी। बाकी उससे छोटी वाली भी कर रही होंगी तो हमें वो मैसेप नहीं होंगी, मैसेप होगी उन सब में सबसे बड़ी सुबह संख्या होगी। अब ये क्वेश्चन उसी पे डिपेंड है। अब देखिए, जब हम उस संख्या से 70 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 5 शेषफल आ रहा है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब आप किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं 5 शेषफल आ रहा है आपका, यानी कि आप उस नंबर से 70 को डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 5। अब देखिए 70 से डिवाइड करने पे 5 बच रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या 65 को पूरा पूरा काट रही होगी, क्योंकि 5 शेषफल बच रहा है ना, तो इसका मतलब 65 तक तो कंप्लीट डिवाइड कर रही होगी इसको। सिमिलरली 125 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 8 बच रहा है, तो फिर से 8 शेषफल, यानी कि 125 को डिवाइड करने पे आपका उस नंबर से 8 शेषफल बच रहा है। तो इसका मतलब इससे 125 से 8 कम वाली संख्या को वो काट देगी, तो 125 में से जब 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 117। तो इसका मतलब वो ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्या को एक दूसरे से काट रही है और वो सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है कि आपको 65 और 117 का मैसेप ज्ञात करना है। और 65 और 117 का मैसेप ज्ञात करने के तरीके आपके पास है। आप चाहे तो आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिए गुणनखंड विधि का, चलिए गुणनखंड विधि का ही लगा लीजिए, वो ये आसान रहता है क्योंकि कॉमन फैक्टर ही लेने होते हैं मैसेप में यहाँ को। जब आप 65 को देखेंगे तो 65 के फैक्टर सिंपल ये हो जाएंगे 13 इंटू 5। और उसके बाद जब आप 117 को देखेंगे, 117 के फैक्टर ये होंगे, क्योंकि आपको पता है 13 निम्मा 117 होते हैं, तो ये फैक्टर बनेंगे आपको। तो इनमें देख लिए मैसेप के लिए आपको क्या देखना होता है, कॉमन फैक्टर देखना होता है। तो मैसेप आपका केवल ये बनेगा 13, यानी कि वो संख्या क्या बनेगी आपकी जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी, वो बनेगी 13, ठीक है। और वो 13 आंसर आपका ये रहा। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। ध्यान रखना ये बात, 70 को डिवाइड करने पे 5 शेषफल आ रहा है, तो इसका मतलब 70 से 5 कम, यानी कि 65 तक तो कंप्लीट डिवाइड कर दे रही है। और 125 को डिवाइड करने पे 8 शेषफल आ रहा है, तो 125 में से जब 8 जाएंगे तो 117 को वो, यानी कि 65 और 117 को एक साथ डिवाइड कर रही है वो, और जो कि उन दोनों का मैसेप होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढनी है, और जो कि कितना आ रहा है आपका 13 आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ये आपको, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का। इसमें ये कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 जो भी गुणांक बनेंगे आपको उनका योग ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 5 गुणांक, यानी कि 3 से जो पहली 5 संख्याएं कट रही हैं, तो 3 होती है, 6 होती है, 9 होती है, 12 होती है और आपकी 15 होती है। तो ये संख्याएं हैं, आपको इन सबका योग ज्ञात करना है। तो देखिए दिख रहा होगा आपको इन सब में 3-3 का गैप आ रहा है, तो यानी कि ये जो श्रेणी बन रही है आपकी, ये समांतर श्रेणी बन रही है आपकी, जिसका प्रथम पद आपका है 3 और सर्वांतर डी बराबर आपका 6 - 3 बराबर 3 आ जाएगा, सर्वांतर डी है। और पदों की संख्या n बराबर कितना आ गया आपका 5। तो सीधा सीधा 5 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो क्योंकि आपको पता है प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है, तो जब प्रथम पद और अंतिम पद पता होता है तो सूत्र आपका बनता है ये n/2 इंटू a + l, जहाँ पे a होता है आपका प्रथम पद और ये होता है आपका अंतिम पद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों पता है, तो 5/2, a का मान 3 है और l का मान आपका 15 है, तो 5 गुणा 3 + 15 आपका 18 हो गया अपॉन 2। तो ये 9 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 × 5 = 45। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 45। इस तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपको द्विघात समीकरण दे रखी है और द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन पे आपको डिसाइड करना है। द्विघात समीकरण है आपकी ये 2x² - 4x + 3 = 0, ये इन पे विचार करना है। और देखिए क्वेश्चन में देखिएगा विविक्तर, कुल मिला के विविक्तर पे ही बात चल रही है। विविक्तर पूछा है, शून्य से कम होगा, मूल वास्तविक होंगे, विविक्तर शून्य होगा, मूल वास्तविक होंगे, तो कुल मिला के उसी पे बात चल रही है। और आपको याद होगा कि अगर कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx + c = 0 होती है, तो इसका जो विविक्तर होता है आपका, हर एक द्विघात समीकरण का विविक्तर होता है, एक नंबर जुड़ा होता है उससे, d से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सूत्र होता है उसका b² - 4ac। तो अब इसकी भी जब कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ से देखिए a = 2 आएगा, b = -4 आएगा और c = +3 आएगा। तो जब इसके लिए विविक्तर निकालेंगे हम लोग, तो -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है आपका,
तो ये 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 आ गया आपका ये। तो बेसिकली कितना आ गया ये माइनस का 8 आ जाएगा, यानी कि 0 से कम हो गया ना, दिख रहा होगा आपको। अब इन्हें विकल्प देख लीजिए कौन सा विकल्प सूटेबल रहेगा। पहला विकल्प दे रखा है कि दिए गए समीकरण का विविक्तर शून्य से कम है, तो यही आपको दिख रहा है, शून्य से कम है ही आपका। क्वेश्चन में जैसे सेकंड में कह रहा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है, इस समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब ये भी ठीक है, क्योंकि अगर विविक्तर 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं आपके। समीकरण का विविक्तर शून्य है, ये नहीं है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको सही उत्तर का चयन करना, देखिए ए और बी दोनों सही दिख रहे हैं आपको, क्योंकि अगर आपको पता है नेचर ऑफ रूट्स कि अगर विविक्तर का मान 0 से कम होता है तो मूल आपके काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक मतलब अगर काल्पनिक है तो वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि वास्तविक नहीं। और अगर विविक्तर का मान आपका 0 के बराबर होता है, विविक्तर का मान यानी कि d बराबर 0 होता है, तो मूल आपके बराबर हो जाते हैं, वास्तविक तो रहते हैं, मूल बराबर हो जाते हैं और वास्तविक होते हैं। और अगर विविक्तर का मान ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल वास्तविक रहेंगे लेकिन असमान रहेंगे, यानी कि अपरिमेय, असमान रहेंगे आपके। ये 3 केस हैं आपके नेचर ऑफ रूट्स के। तो इसमें विविक्तर 0 से कम है तो एक तो ये विकल्प ठीक हो गया, और मूल वास्तविक नहीं है, ये दोनों, यानी कि ए और बी ठीक है आपके। तो वो आप देख लीजिए ए और बी कौन से में आ रहा है, ये रहा पहला ही ऑप्शन से, ए और बी ठीक है आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको एक आयत दे रखा है ए ओ बी सी, ठीक है, जिसके 3 शीर्ष दे रखे हैं, ए दे रखा है, ओ दे रखा है और बी दे रखा है। देखिएगा आयत जब भी हम लोग बनाते हैं और उसको जब नेम देते हैं हम लोग तो इस तरीके से देते हैं ए बी। क्वेश्चन में जैसे ए ओ बी सी दिया हुआ है तो ए, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद बी आएगा और उसके बाद सी आएगा, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ध्यान रखना ये बात, इसी तरीके से हम लोग क्रम अपनाते हैं उनके शीर्ष लिखने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 0,3, ओ के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 0,3, सेम ही दे रखे हैं क्या। उसके बाद बी के निर्देशांक दे रखे हैं 5,0, ठीक है। मे बी ये डिफरेंट होगा भाई, इसने गलती से दे दिया ये। तो आपको ना इसका आपका देखिए मेन काम क्या है, आपको उसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण आपको पता है 2 होते हैं, जब हम आमने सामने वाली भुजा को मिलाते हैं तो विकर्ण बनते हैं। तो एक तो विकर्ण इसका ये बनेगा और एक दूसरा विकर्ण आपको इसका ये बनेगा। तो एक तो विकर्ण बनेगा आपका ए बी और एक विकर्ण बनेगा आपका सी ओ। तो अब आप देख लीजिए कोई सा एक विकर्ण की दूरी निकाल दीजिए, और आपको पता है आयत में दोनों विकर्ण सेम ही होते हैं आपके, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेप्ट करते हैं। तो विकर्ण ए बी, ए के निर्देशांक ये रहे, बी के निर्देशांक ये, यानी कि ए बी आपको आराम से निकल जाएगा। और विकर्ण पूछ रहा, विकर्ण का मतलब है कि इसकी लंबाई ज्ञात करनी है आपको इस ए बी की। तो लंबाई का मतलब इसके निर्देशांक है, इसके निर्देशांक हैं, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए। और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता होगा कि अगर x1 y1 और x2 y2 आपके 2 निर्देशांक हैं तो इनके बीच की दूरी जो होती है, सूत्र जो होता है ए बी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो जैसे इसमें हम लोग लगाएंगे, ये ए के निर्देशांक ये वाले बन जाएंगे x1, ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2। तो जब आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट कितना आ गया आपका 34, यानी कि अंडर रूट 34। और आपको दिख रहा होगा थर्ड वाला विकल्प आपका आ रहा है अंडर रूट 34 इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल, आप ये मत देखना कि इसमें 3 ही दे रखे हैं आपको, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको विकर्ण निकालने के लिए आमने सामने के गिवन होने चाहिए, अगर इसमें 2 भी गिवन होते हैं आमने सामने के तो भी हम विकर्ण निकाल देते हैं इसका एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये समीकरण है आपकी, इसका एक मूल 1/2 है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के यहाँ पे ये है। देखिए जब कोई भी समीकरण होती है उसका कोई मूल होता है तो मूल उस समीकरण को हमेशा संतुष्ट करता है। संतुष्ट का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो कि पी एक्स बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण है और x बराबर a इसका मूल है, तो इसका मतलब क्या है कि x की जगह जैसे ही आप हर पोजीशन पे a डालोगे तो समीकरण आपके दोनों साइड बराबर आ जाएंगे, यानी कि संतुष्ट हो जाएगी। अब इसका यहाँ पे मूल 1/2 दे रखा है, तो जब मूल 1/2 दे रखा है तो इसका मतलब x की जगह आप 1/2 डालने पे दोनों साइड बराबर आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब 1/2 डाल दीजिए x की जगह, तो जब x की जगह 1/2 डालेंगे तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में के x की जगह आपका 1/2 आ गया और माइनस का 5/4 और बराबर में 0। इसको थोड़ा सोल्व करिए, ये 1/4 हो जाएगा
ये k/2 हो गया और इसको राइट में भेज दो, प्लस का हो जाएगा उधर जाके। अब क्योंकि आपको तो k का वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1/4 को भी राइट में भेजो, तो 1/5/4 माइनस 1/4। राइट साइड जब आप एलसीएम 4 आ गया दोनों का तो 5 माइनस 1, तो बेसिकली 4/4 आ गया। और आपको पता है 4/4 का वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी कि राइट साइड आपकी 1 हो गई और लेफ्ट साइड में चल रहा है k/2। k/2 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि विकल्प आपका कौन सा ठीक है, ए ठीक है आपका। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, ये तो कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहा है दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन ये है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि समरूप की डेफिनेशन आपको लिखनी है। समरूप और सर्वांग सम की डेफिनेशन आपको पता होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले मैं सर्वांग सम बता दे रहा हूँ। आप सर्वांग सम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए होंगे। सर्वांग सम का मतलब है कि आपके संगत कोण व संगत भुजा ये दोनों आपकी बराबर होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। लेकिन समरूप में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको। संगत कोण तो बराबर होते ही होते हैं, संगत भुजाओं का बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ उनका अनुपात बराबर होना जरूरी है, यानी कि समानुपाती होना जरूरी है, यानी कि ये दोनों विकल्प हैं आपके। ठीक है, ये दोनों ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए विकल्प में क्या दे रखा है, केवल इसके अनुसार नहीं बनेगा, केवल इसके अनुसार नहीं बनेगा, जब दोनों मिलेंगे तब बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये वाला केस आ जाएगा, क्योंकि दोनों को एक साथ बराबर होना चाहिए ना, और जब दोनों बराबर होंगे एक साथ तो उपयुक्त तो दोनों आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये विकल्प हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको 10 में ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसमें कोण सी आपको 90 डिग्री है। तो बना लेते हैं हम लोग, इस तरीके से हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। जो कोण सी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब सी दिया हुआ, तो ये सी बनेगा आपका। इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। ठीक है, ए सी बराबर 3 दे रखा है इसने, 3 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये वाली साइड इसने दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड इसने। उसके बाद क्या दिया हुआ है इसने, उसके बाद देखिए ये दे रखा है इसने बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बी सी बराबर ये है आपका, तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। आगे पूछ रहा है कि सी बिंदु से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। सी बिंदु से जाने वाली माध्यिका की माप। देखिए माध्यिका की माप का मतलब क्या होता है, माध्यिका वो लाइन होती है किसी भी शीर्ष से जो कि सामने वाली साइड को इस साइड को इंटरसेक्ट कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी, यानी कि दो बराबर भागों में बांट देगी। यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों भाग सेम रहेंगे, ये होती है माध्यिका आपकी। ठीक है, आपको इस माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाली, यानी कि सी से लेके, मान के चलो कि इसको डी पॉइंट पे काट रही है ये, तो आपको इस सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये माध्यिका है आपकी। तो आपको पास ए सी है, बी सी है, समकोण त्रिभुज की बात चल रही है, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय मेरी क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण है यहाँ पे ए बी, बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये है आपका। तो बी सी का मान क्वेश्चन में 4 गिवन है, तो 4 का वर्ग प्लस ए सी का मान 3 गिवन है, 3 का वर्ग, तो ये कितना हो गया, ये 16 प्लस 3 3 जा 9, तो ओवरऑल 25। जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ए बी बराबर कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपके जो कर्ण की लंबाई आ गई ये 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब देखिए माध्यिका की लंबाई याद करनी है आपको, यानी कि ये वाली लंबाई याद करनी है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि सी डी बताना है आपको कि सी डी कितना होगा आपका। ठीक है, देखिए अब एक कॉन्सेप्ट है, देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि समकोण त्रिभुज में अगर जैसे इसमें 90 डिग्री से माध्यिका खींची जा रही है, तो जो माध्यिका की लंबाई होगी वो जो भी आपका कर्ण होगा उसके हाफ के बराबर होगी, यानी कि कर्ण बाई 2। ये होता है कॉन्सेप्ट समकोण त्रिभुज के लिए, आपको डायरेक्टली याद रख लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये रहा, ये होती है माध्यिका की लंबाई। तो कर्ण आपका 5 आ गया यहाँ पे, तो 5/2 तो कितना हो जाएगा माध्यिका की लंबाई 2, तो 5/2 का मतलब कितना हो गया 2.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसी का। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट याद रखना है इसका। समकोण त्रिभुज में जो आपके माध्यिका कर्ण पे कोई भी माध्यिका ड्रॉ की जाएगी तो उसकी लंबाई जो होगी वो कर्ण का हाफ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1 दे रखा है, तो साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा का मान पूछा है आपसे। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। देखिए
साइन थीटा माइनस कोस थीटा है बराबर 1 है। एक काम करिए, यहाँ पे दोनों पक्षों का ना वर्ग कर लीजिए आप, दोनों पक्षों का। जैसे आप वर्ग करेंगे तो लेफ्ट साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और राइट साइड में तो 1 ही है आपका। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, वैल्यूज की होगी 1, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर आएगा आपका 1। तो 1 ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इससे देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर बचेगा 0। ठीक है, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 0 बचेगा, और 2 भी 0 में चला जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये बचेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 के बराबर। ठीक है, अब वैल्यू आपको निकालनी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। दिख गया होगा आपको। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए देखिए इसको मान लूंगा a और इसको मान लूंगा b। तो अभी हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि प्लस का 2ab और चाहिए, तो 2a की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा। अब इतना हमने अपनी मर्जी से जोड़ा है, तो इतना ही आपको घटाना पड़ेगा ताकि वैल्यू पे इम्पैक्ट ना पड़े, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो ये ओवरऑल बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में है ये 2, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा का स्क्वायर। प्रोडक्ट में है, दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया है। अब देखिए इस आपको पता है इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी वैल्यू ऊपर आपने क्या पढ़ रखी है 0, तो इसकी वैल्यू 0 का स्क्वायर हो जाएगी, जो कि 0 ही होता है। तो बेसिकली आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्रिग्नोमेट्रिक्स गिवन है, लेकिन ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है ना, इसको आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, मतलब जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसी को चूज करके देख लेंगे आप लोग, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट भी नहीं है ज़्यादा। साइन, यहाँ पे ध्यान, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे ना साइन पहले तरफ में एंगल का दुगना किया गया है, उसके बाद साइन ऑपरेट किया गया है, लेकिन इसमें पहले साइन ए का मान निकाला है, उसके बाद फिर उसका दुगना किया गया है। तो देखिए ए इन दोनों को बराबर दे रखा है, तो ये पूछ रहा है एंगल कितना होगा, तो आप हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए, पहले ए की जगह 0 रख के देख लीजिए, फिर 30, फिर 45, फिर 60, आपको आइडिया लग जाएगा। पहले चलिए ए को 0 रख के देखते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में यहाँ पे, तो साइन 2a जब लेंगे तो आपको दिख रहा है 2 से गुणा करने पर 0 0 ही आएगा, तो साइन 0 बन जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0। और जब राइट साइड लेंगे 2 साइन a, तो 2 साइन a की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू आपको पता 0 होती है, तो बेसिकली कितना, ये तो दोनों इक्वल आ गए, यानी कि आपका फिर आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये फर्स्ट ही ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको 4 tan थीटा का मान 3 दे रखा है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने देना है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा और प्लस का कोस थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए, tan थीटा है, tan थीटा को आप लोग साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे केवल साइन थीटा है, तो अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा से भाग दे दूँ तो साइन बटे कोस मेरा tan बन जाएगा, और ये वाला कोस खत्म हो जाएगा, सिमिलरली नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास ऑप्शंस क्या मिला कि मैं अंश व हर में tan बनाने के लिए मतलब ये कर दूंगा, अंश व हर में कोस थीटा से भाग करने पर, जैसे भाग करूंगा तो 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा से भाग करूंगा तो बटे में कोस थीटा आएगा, सिमिलरली नीचे 4 साइन थीटा प्लस का कोस थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा सभी के कोस थीटा। ठीक है, मैंने अंश और हर में भाग किया है। अब अंश में ये वाला है आपका, देखिए कोस थीटा दोनों के नीचे, तो अलग अलग भाग कर दो, तो ये 4 साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस कोस थीटा बटे कोस थीटा, सिमिलरली नीचे 4 साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बन गया यहाँ पे tan थीटा, तो ये बन गया 4 tan थीटा, माइनस ये तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया तो 1 ही आ गया, सिमिलरली यहाँ भी tan थीटा बन गया, और यहाँ भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया ये। तो अब tan थीटा 4 tan थीटा का मान डायरेक्ट है आपके पास, 4 इंटू tan थीटा का मान 3 है, तो ये इसकी जगह 3 - 1 अपॉन में 3 + 1 आ जाएगा,
तो 3 - 1 का मतलब 2, 3 + 1 का मतलब 4। तो बेसिकली आंसर कितना आ गया आपका 1/2, और 1/2 आपका देखिए थर्ड ऑप्शन बन रहा है। अब इसको अगर आप कोस थीटा से भाग देंगे, इसकी करने की बजाय आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, बराबर कितना आ जाएगा 3। और यहाँ से 4 साइन थीटा का मान निकाल लो जो कि 3 कोस थीटा के बराबर आएगा। और यहाँ पे 4 साइन थीटा की जगह 3 कोस थीटा रिप्लेस कर दो, यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी, तो भी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर होगा और आंसर आपका 1/2 ही आएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज़। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेना। अब देखिए नेक्स्ट में फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है आपको, और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड है। ध्यान रखना साइन को कोस में या कोस को साइन में, सेक को कोस में कैसे ब्रेक किया जाता है। सेक ए प्लस टेन ए दे रखा है, और जहाँ पे जिस क्वेश्चन में सेक टेन और साइन कोस दे रखे हों, ध्यान उसमें कोशिश करना कि सारे टर्म्स आपकी साइन और कोस के रूप में ही ब्रेक हो जाएं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सेक ए को लिख देंगे हम लोग 1/कोस ए, और टेन ए को लिख देंगे साइन ए बटे कोस ए, और इनटू में आपका 1 - साइन ए चल ही रहा है। अब नीचे देखिए एलसीएम कोस ए आ गया, तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा 1 + साइन ए। ठीक है, और इनटू में कितना चल रहा है 1 - साइन ए। अब देखिए 1 + साइन ए 1 - साइन ए, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली सिचुएशन है, तो स्क्वायर डिफरेंस बन जाएगा। तो यानी कि 1² माइनस का साइन स्क्वायर है बटे में क्या है आपका कोस ए, और 1 - साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका पता होगा आइडेंटिटी में, कोस स्क्वायर ए बटे में क्या है कोस ए। तो कोस ए से कोस स्क्वायर की एक पावर कट जाएगी, तो बेसिकली कितना बचेगा आपका कोस ए, और कोस ए देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है आपका कोस ए। इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 वाला। नेक्स्ट में देखिए इसमें क्या दे रखा है, देखिए सॉरी, ये क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त यानी कि त्रिज्या दे रखी है, r = 7 दे रखा है। त्रिज्या खंड का कोण थीटा = 60 दे रखा है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए त्रिज्या खंड के अगर त्रिज्या r हो और एंगल थीटा हो, त्रिज्या खंड का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है आपका कि मैं एक ट्रायंगल एंगल वो बना दे रहा हूँ आपको। देखिए सर्किल लिया मैंने, इस तरीके से सर्किल हो गया। उसके बाद फिर क्या किया, मान के चलो कि ये सेंटर है मेरा, और ये यहाँ से यहाँ पे ओ सेंटर हो गया, ए ओ ए ओ बी दो त्रिज्याएं हो गई, और इनके बीच का एंगल कितना मान लिया मैंने थीटा। ठीक है, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, त्रिज्या खंड का मतलब होता है आपका यहाँ से लेके, मतलब इन दो त्रिज्याओं के बीच में जितना भी एरिया आपका आ रहा है वही आपके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, ये वाला, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड हम लोग, ध्यान रखना। और इसका सूत्र कैसे निकलता है, जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र रहता है वो रहता है थीटा बटे 360, ठीक है, गुणा में पाई r²। ये होता है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र इन जनरल। जैसे इसमें r की वैल्यू 7 दी गिवन है और थीटा की वैल्यू 60 गिवन है, तो दोनों वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दे रखे हैं, देखिए ऑप्शंस में आपको इन जनरल दे रखा है, ये इन जनरल आपको पता है सूत्र ये होता है फर्स्ट वाला, तो आप इसको यही लिखेंगे। एक्चुअल में इसके विकल्प थोड़े से गड़बड़ हैं, वरना यहाँ पे r की वैल्यू 7 आती है आपकी और थीटा की वैल्यू 60 आती। उसके बाद जो आपका आंसर निकल के आता वो ये आता 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हो जाएगी 7⁻²। तो इससे देखिए 6 टाइम कैंसिल आउट होगा ये, और ये 7 इससे एक पावर कट जाएगी, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, 22 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 154/6, ऊपर नीचे अगर आई थिंक 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो 2 से काट देंगे हम लोग, तो ये कितना आएगा आपका 77/3। ये आना चाहिए बेसिकली आंसर, लेकिन क्वेश्चन में जनरल दे रखा है तो जनरल आंसर ये आएगा आपका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या दे रखा है 16 नंबर में। 16 नंबर कह रहा है कि एक सुराही है आपको, तो सुराही आपने शायद देखी होगी। सुराही जो होती है आपकी वो इस तरीके की होती है आपकी, ठीक है, ऐसे बनता है सुराही में, नीचे तो लगभग ऐसे ही रहता है, और जब हम लोग ऊपर करेंगे मतलब इसको कंप्लीट ना करके सुराही में थोड़ा सा स्पेस रहता है, इसी तरीके से रहता है बस सुराही। ठीक है, इसमें कंप्लीट हो रहा है, और उसके बाद फिर ये इस तरीके से जाता है दोनों तरफ से, ऐसे और ऐसे, ऐसे रहता है सुराही आपका। ठीक है, सॉरी ये तो गलती बन गया है, इसको मैं दोबारा से मैनुअली कर दे रहा हूँ इसकी बजाय। यहाँ स्पेस रहता है और यहाँ पे इस तरीके से बनती है सुराही आपकी। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, नीचे तो आपको एक गोला दिखेगा और ये ऊपर आपको एक बेलनाकार आकृति दिखेगी, तो एक गोला और एक बेलन से मिलकर सुराही बनती है आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
17 नंबर देखिए, 17 नंबर में क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। देखिए पहले तो उनको निकालिए, धनात्मक संख्याएं, विषम संख्याएं 1 से लेकर 10 तक। तो एक तो 1 हो गई, 3 हो गई, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 सम बन जाएगा आपका, तो सम संख्या हटा देनी है। 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। तो ये संख्याएं बनेंगी आपको, इनका आपको क्या निकालना है, माध्य है। तो माध्य निकालने का सूत्र आपको पता होगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, योग बटे कुल पदों की संख्या। तो योग निकाल लीजिए, यानी कि आपको इन सबको जोड़ना है। 7 + 9 बटे में संख्या आपको दिख रही होगी 5 आ रही है, तो इनको जोड़िए। जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 16, 5 21, ओवरऑल 25 आ जाएगा अपॉन में 5। तो कितना आ गया, बेसिकली आंसर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इन आंकड़ों की आपको क्या निकालनी है, माध्यिका। तो माध्यिका का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, देखिए गिवन नंबर्स को पहले तो आपको अरेंज करना रहता है किसी एक ऑर्डर में, तो या तो आरोही क्रम में करिए या फिर अवरोही क्रम में करिए। माध्यिका निकालने के लिए अवरोही क्रम में, आपको दिख रहा होगा ये पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित है, मतलब सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, व्यवस्थित है आपकी। उसके बाद फिर हम लोग काउंट करते हैं कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या जैसे कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 है आपकी, जो कि आपकी संख्या कैसी है, सम है आपकी। तो देखिए माध्यिका का मतलब होता है कि एक फिक्स क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो भी मिडिल टर्म्स बने, आपकी बीच वाला पद बने, वो माध्यिका कहलाता है आपका। ठीक है, तो दो केस बनते हैं वहाँ पे। अगर पदों की संख्या मान के चलिए कि विषम है, मान लो पदों की संख्या n है आपकी, जो कि विषम संख्या है, तो उसमें जो माध्यिका बनेगी, ठीक है, बीच वाला पद जो निकलेगा वो निकलेगा n+1/2वां पद, ये एक बीच वाला पद निकलता है। लेकिन अगर पदों की संख्या सम होती है तो उसमें दो मध्य पद बनते हैं आपके, एक तो बनता है n/2 और एक बनता है उससे अगला वाला, यानी कि n/2 + 1 वां पद। अब चूंकि दो पद हो नहीं सकते माध्यिका के, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों का ना माध्य निकाल लेते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं आपको। अब जैसे इस केस में है, पदों की संख्या 6 है आपकी, जो कि सम संख्या है, तो जो इसमें माध्यिका बनेगी आपकी, माध्यिका वो एक तो n/2 यानी कि 6/2 पद, प्लस 6/2 + 1 यानी कि उससे अगला, इन दोनों पदों को जोड़ के उसमें 2 से भाग कर देंगे। तो 6/2 का मतलब हो गया 3 आपका। तीसरा पद देख लीजिए, तीसरा पद कौन सा है आपका, 16 प्लस 3/2 + 1 यानी कि चौथा पद कौन सा है आपका, 17/2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 33/2। 33/2 का मतलब देखिए आपको विकल्प में डायरेक्ट 33/2 दे ही रखा है, आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है, ये रहा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये माध्यिका का बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन दे रखा है। अभी हम लोग फिलहाल विकल्प ही करेंगे पहले पार्ट में, ठीक है, क्योंकि समय वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। 19 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 19 क्वेश्चन में दे रखा है आपको, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका जुड़ा हुआ यहाँ से। आपको कुछ प्रेक्षण का माध्य दे रखा है, बहुलक दे रखा है 45, और आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आपको माध्य, बहुलक और माध्यिका में जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन 100% 1 मार्क्स में बनेगा। कुछ जो उनका बीच रिलेशन हो, ये होता है कि 3 × माध्यिका, यानी कि जो भी आपकी माध्यिका का 3 गुना, ठीक है, माइनस इसमें से माध्य का 2 गुना घटाएंगे तो वो बहुलक के बराबर होगा। इस तरीके से याद कर लीजिए इसको, यानी कि माध्यिका का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना बराबर बहुलक के बराबर होगा। आपको इसमें माध्यिका निकालनी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि माध्यिका का मान m है आपका, तो इस सूत्र के अनुसार माध्यिका ये 3m बन जाएगा, माइनस 2 × माध्य, माध्य का मान कितना है आपको 27, बराबर बहुलक का मान कितना है आपको 45। तो आपको तो माध्यिका निकालनी है, तो ये 45 प्लस में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 54 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 45 में जब हम 54 ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, आई थिंक 99 आएगा, ठीक है, 3m। तो आपको तो m निकालना है, तो m बराबर हो जाएगा 99/3, और 90/3 का मतलब है 33, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रखना भाई, इस सूत्र को याद रखना हमेशा कि जो माध्यिका का 3 गुना होता है माइनस माध्य का 2 गुना बराबर बहुलक के होता है। ठीक है, ये सूत्र है आपका। नेक्स्ट देखिए, आपका 20 वाला क्वेश्चन है, वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे रखा है। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ये जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 से छोटी एक विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या की बात कर रहा है। तो जब पासे को हम लोग फेंकते हैं तो हमारे पास ये नंबर पॉसिबल होते हैं पासे को एक बार फेंकने पे, 1 2 3 4 5 6।
तो जिसमें 1 3 5 ये विषम होते हैं, 2 4 6 सम होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 से छोटी एक विषम संख्या, 3 तो ये है आपका, 3 से छोटी विषम संख्या आपको केवल एक ही आ सकता है, मतलब आपको ये नहीं देखना आएगा क्या, आपको देखना कितनी संख्या आ सकती हैं। तो जो प्रायिकता बनती है किसी भी घटना की, प्रायिकता बनती है उस घटना के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम। तो आपको दिख रहा होगा अनुकूल परिणाम का मतलब है जो घटना को फॉलो कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इस घटना को फॉलो करने वाला केवल एक ही आ रहा है, मतलब 3 से छोटा जो भी आपका परिणाम बन रहा है वो एक ही परिणाम बन रहा है जो कि 1 है आपका। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणाम 1 और टोटल परिणाम कितने हैं 6, तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी 1/6, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट है यहाँ पे, अभी हम लोग सिर्फ सेकंड पार्ट से सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ पार्ट 2 में, ठीक है, नमस्कार।